1857 की क्रांति के कारण। अब इसमें अपन ने देखा था सबसे पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अपन ने दो कारण देखे थे। एक तो कारण था कि ब्रिटिश सरकार का विदेशी रूप, ब्रिटिश सरकार का विदेशी स्वरूप, और दूसरा रीजन अपन ने देखा था इनकी जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं वो थी, तो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियां। अब साम्राज्यवादी नीति में मुख्य रूप से अपनी कौन कौन सी थी? एक तो वेलेजली की सायक संधि थी, वेलेजली की सायक संधि, इनका डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। और एक गोद निषेध नीति, ये थी डलहौजी की। दूसरा अपन ने पढ़ा था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में एक तो था ईसाई मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म का प्रचार करना। और दूसरा था धार्मिक नियोग्यता कानून 1850। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये कॉलेज लेक्चर में आया था, धार्मिक नियोग्यता कानून अधिनियम कब का है। इसमें क्या हुई थी? पैतृक संपत्ति में जो कोई भी हिंदू अपना धर्म बदल के ईसाई ग्रहण कर लेता था उसको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता था। इससे क्या हुई? ईसाईकरण की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। फिर अपन ने देखा था सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने अनेक सामाजिक सुधार किए और अनेक जो प्रथाएं थी उन पर रोक लगाई। इसको हिंदुओं ने क्या समझा? अपना सांस्कृतिक हस्तक्षेप समझा। सती प्रथा पे 1829 में, दास प्रथा पे 1843, विधवा विवाह पे 1856, ये एक्ट बनाए। तो इसको भारतीयों ने सांस्कृतिक हस्तक्षेप समझा। भारतीयों ने सांस्कृतिक व सामाजिक हस्तक्षेप माना। उस समय क्या, वर्तमान में कर लो, वर्तमान में मानते हैं सरकारों का, सांस्कृतिक सामाजिक हस्तक्षेप माना। तो ये तीन अपन कल पढ़ चुके थे। उसके बाद चौथे नंबर पे अपने को लेनी है जो मुख्य कारणों में से एक कारण रहा है, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में यदि अपन देखें कि जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी जो कब से अपनाई? 1757 से। 1757 से लेके 1857 तक इन लोगों ने जो नीतियां अपनाई, आर्थिक नीतियां, उनके कारण एक तो जो किसान लोग थे वो नाखुश हो गए, जमींदार वर्ग नाखुश हो गया, व्यापारी वर्ग इनसे नाखुश हो गया, औद्योगिक जो इंडस्ट्री के लोग थे वो भी इनके खिलाफ हो गए। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं इनकी आर्थिक नीतियों के कारण किसान, जमींदार, व्यापारी वर्ग और औद्योगिक वर्ग सभी नाखुश थे। अब अपन देखते हैं किसान कैसे थे, आर्थिक कारणों में लिखना है। किसान थे इनकी जो भू राजस्व नीतियां थी उनके कारण। तो किसान क्यों नाराज थे? किसानों में असंतोष, असंतोष का कारण राजस्व नीतियां थी। वो राजस्व नीतियां मुख्य रूप से थी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी
नेक्स्ट चैप्टर इन्हीं पे रहेगा, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। ये चैप्टर ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त, इनके कारण क्या हुआ, किसानों पे अत्यधिक कर लगाया गया, अत्यधिक कर लगाया गया, और कर का वसूली अकाल और सूखे में भी होती थी, वसूली अकाल व सूखे के समय भी की जाती थी, जिससे किसानों की दयनीय अवस्था हो गई। और भारत में यह माना गया जो वर्तमान में किसानों की गरीबी का कारण है वो कहीं ना कहीं यही है, मुख्य कारण यही है, क्योंकि लगभग 200 वर्षों तक इन लोगों ने किसानों से लगातार वसूली की कर की, और इतनी वसूली की कि लगभग 65% तक ये वसूली कर लेते थे। जितना उत्पादन होता था उसका 65% हिस्सा तो यही रख लेते थे। जबकि उस समय जो टैक्स में ये भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे किसान की पैदावार हो रही है तो उसकी लागत कितनी हो रही है। जैसे गेहूँ उसके 20 रुपये किलो हो रहा है, उस समय तो कम था, जैसे वर्तमान में अपन देखें तो इस 20 रुपये में जैसे 10 रुपये तो लागत आ गई उसके, तो वास्तव में तो किसान के लिए शुद्ध बचत कितनी है, 10 रुपये। वो क्या करते थे, टैक्स इस पे लगा देते थे, लो 50% लगा दिया तो वो 10 रुपये टैक्स हो गया। अब किसान की तो 10 की तो बचत थी, वास्तविक बचत, और 10 वो ले लेते तो किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो भारत में जो किसानों की गरीबी का कारण रहा है वो आर्थिक नीतियाँ हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल की विजय के बाद, द्वैध शासन के बाद, और इन्होंने अनेक भू राजस्व नीतियां अपनाई, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। इनमें अत्यधिक कर की दर रखी और वसूली का तरीका कठोर रखा गया। यहाँ तक भी अकाल और सूखे में भी वसूली की जाती थी। इससे किसानों में क्या हो गई, एक तो किसान अपनी जो भूमि थी उस, अब देखो टैक्स चुकाना हो तो फिर कहाँ से लाए पैसे, ये जाते थे जो साहूकार होते थे उनके पास गए। क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपन भू राजस्व नीति में पढ़ेंगे, टैक्स का ये कर दिया था कि हम नगद लेंगे, धन लेंगे, हम अनाज नहीं लेंगे। अब किसान के पास नगद होता नहीं था तो ये किसके पास गया, साहूकारों के पास, और साहूकारों के पास जाके इसने नगद ले लिया। अब इसने क्या हुआ, जैसे ही अब इसके अनाज पैदा होता था, इस अनाज को ये अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देता था, फिर इसको नगद चुकाने के लिए इसके पास कुछ बचता नहीं था। तो नहीं बचता था तो इसकी ज़मीन फिर किसके पास आ गई, साहूकार के पास आ गई। इससे भारत में धीरे धीरे किसान भूमिहीन हो गए, भूमिहीन हो गए। अब ये भूमिहीन क्या करें, तो या तो कर्जा ये चुकाते थे कि इसके पास हमेशा आप जाके यहाँ बंधुआ मजदूरी करो, या इसके घर पे आप जाके काम करो, क्योंकि ये इसकी ज़मीन थी जो किसान की, वो तो इसके पास आ गई थी। तो ये कहता था इसके पास हो गई बड़ी मात्रा में ज़मीन, तो ये कहता इनके पास खाना वाना खा लिया करो और पूरे दिन भर काम किया करो। तो ये खाने में काम करते थे फिर ये लोग। तो पहले क्या हुआ, जब अपना आज़ाद हुए थे तो आज़ाद होते ही क्या है, जैसे जमींदार वर्ग थे ज़्यादातर, वो राजपूत था राजस्थान के अंदर, तो जमींदारों के पास 1000 1500 बीघा होती थी। फिर सरकार ने एक सीलिंग एक्ट बनाया था, सीलिंग एक्ट सील कर दी कि इतनी, इससे ज़्यादा ज़मीन आपकी नहीं रहेगी, शायद वो 15 एकड़ के आसपास थी। तो ये फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा ज़मीन लोगों के पास नहीं रहेगी, इससे ऊपर है वो राज्य के पास आ जाएगी। अब चूंकि संविधान में क्या हुआ था, संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार था अनुच्छेद 21 के तहत। तो सरकार को ये पता था कि जैसे ही ज़मीन छीनेंगे तो लोग जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, और इस एक्स्ट्रा जो ज़मीन सरकार के पास आई, कुछ तो भूदान आंदोलन से आई और कुछ ये एक्ट बनाया, तो ये एक्स्ट्रा ज़मीन किसके पास आ गई, सरकार के पास। अब चूंकि देखो अपने आसपास के हर गांव के अंदर देखो सरकार की ज़मीन है, थोड़ी थोड़ी हर गांव में है, वो इसी एक्ट के तहत जो एक्स्ट्रा ज़मीन प्राप्त हुई। फिर सरकार ने क्या किया, ये ज़मीन दी भूमिहीनों को, और उस समय ज़्यादातर भूमिहीन थे एससी के लोग या एसटी के लोग। उनको ज़मीन देके सरकार ने ये कहा कि अब ये तो गरीब लोग हैं, ये तो अपनी गरीबी को हटाने के लिए फिर थोड़े दिन बाद में बेच देंगे। तो सरकार एक संशोधन लेके आ गई और उसके लिए अनुसूची बना दी, नवी अनुसूची, नवी अनुसूची, और ये कह दिया कि इस सूची में जो विषय डाल दिया वो कोर्ट के बाहर रहेगा, कोर्ट इस पर विचार भी नहीं करेगा। और शुरुआत में कोर्ट ने हस्तक्षेप भी नहीं किया। कोर्ट ने इसलिए नहीं किया कि इसका उद्देश्य अच्छा था कि भाई भूमि का न्यायपूर्ण वितरण करना था, ऐसा अपना नीति निर्देशक तत्व भी है 38, एक कहता है कि संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये एक्ट बना दिया कि ये लोग गरीब हैं, ये तो फिर थोड़े दिन बाद में बेच देंगे, तो ये
इसमें ये प्रावधान कर दिया था कि SC ST की जो ज़मीन है वो केवल ये ही वर्ग खरीद सकते हैं, ये अन्य को नहीं बेच सकते, वरना तो अब तक बेच देते। तो इस एक्ट के कारण फिर अब देखो, अब चूंकि इनको गाँव में दी थी तो किसी के 5 बीघा है, किसी के 3 बीघा है, गवर्नमेंट ने इतनी दी। ऐसा नहीं है किसी के पास भी SC में 100 बीघा ज़मीन हो, बाद में किसी ने खरीद ली हो वो लगवाते, बाकी जो गवर्नमेंट की हैं। और ये हैं ज़्यादातर मरुस्थल के एरिया में जो अपने गांव के अंदर थे, चारागाह की ज़मीन थी, वो ज़मीनें हैं। तो ये किस कारण हुआ था? इनकी जो राजस्व नीतियां हैं उनके कारण हुआ था। तो अब चूंकि ये लोग सारे आराम से बैठे थे घर पे, मजदूरी करते थे, जैसे ही इनको पता चला कि विद्रोह हो गया तो ये तो गए थे देखने, पर इतिहासकारों ने इनको सेट कर दिया कि ये भी विद्रोह में शामिल हो गए। ऐसा ही होता था, भारत में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसी को कोई गाड़ी पीछे कर रहा है तभी आ जाते हैं 20-22 लोग, तो आ जाओ पीछे, आने दे ऐसे करने लगते हैं ना। हाँ, तो किसानों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? इनकी राजस्व नीतियाँ। नहीं, देख लो कभी भी आप आ जाते हैं, 10-15 लोग आ जाएंगे। हाँ, देखने के लिए आ जाते हैं और बिल्कुल कहेंगे, भले उसकी कोई बात सुन नहीं रहा फिर भी वो कहेगा आने दे, पीछे आने दे, बिल्कुल कोई नहीं है। तो इनकी जो पहली बात, तो किसान तो इसलिए नाराज थे। प्रश्न पूछा जाए किसान क्यों शामिल हो गए, तो अपने को बताना है इनकी जो नीति थी, इनके कारण किसानों पे अत्यधिक कर लगाया गया, उस कर का ये भुगतान नहीं कर पाए, साहूकारों के चंगुल में फंस गए, ये भूमिहीन हो गए, अत्यधिक कर लगाया और उसका जो वसूली का तरीका था वो भी बड़ा निर्दयी था, यहाँ तक कि अकाल और सूखे में भी उसको वसूल किया जाता था। अब देखो दूसरा इसमें, तो ये तो हो गया किसान। अब देखो व्यापारी वर्ग क्यों शामिल हुआ। व्यापारी वर्ग में ऐसा क्या असंतोष था? अब व्यापार के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे इनकी जो व्यापारिक नीति है। इन्होंने व्यापार में क्या किया, जो पहले समझो कि पहले हर देश में ये होता है, आयात जो चीज़ होती है उस पर ज़्यादा टैक्स होता है, आयात कर अधिक होता है। जैसे भारत में अभी भी, जैसे ट्रंप लगातार कह रहा है भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा कर लगाने वाले देशों में से एक देश है। कई चीज़ों पे, जैसे अपनी ये विलासिता की जितनी चीज़ें हैं उस पर लगभग 100% टैक्स है। अब जैसे ये एप्पल की कंपनी के लिए महंगे क्यों हैं? इन पर टैक्स ज़्यादा है। जो ब्रांडेड चीज़ हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स है, फिर उनके टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं, इसलिए ज़्यादा ये महंगे हो रहे हैं। और अपन लोग इसको मान लेते हैं क्वालिटी का सूचक। तो आयात कर जैसे क्या था, अंग्रेजों ने कर दिया ज़्यादातर 2 से 3% रखा आयात वाली चीज़ों पे। और आयात उस समय कहाँ से होता था? केवल इंग्लैंड से होता था। 100 रुपये की कोई चीज़ आई, 2 रुपये टैक्स लगाओ, 102 में इंडिया में बेचो। जबकि भारत से जो बाहर जा रही थी, और भारत से बाहर उस समय जा रही थी केवल इंग्लैंड में, उन पे ये कर दिया 20% से 30% तक, ये कर की दर फिक्स कर दी। यानी भारत से बाहर जा रही हैं उन पे 20 से 30% कर दिया, और बाहर से भारत आ रही थी उन पे 2 से 3% रखा गया। इससे क्या हुआ, जैसे भारत में ये पेन ही है, जैसे ये तो भारतीय कंपनी तो बेचेगी इसको, इंग्लैंड की कंपनी बेचेगी 102 में और भारत वाली बेचेगी 120 में। अब इसकी खरीदारी कौन करेगा? क्योंकि देश सबको बाद में लगता है, पहले खुद के जो नुकसान होता है उसको देखता है व्यक्ति। अब चाइना की चीज़ों का कितना ही बहिष्कार कर लो, कोई नहीं बहिष्कार करता क्योंकि सस्ती हैं। आजकल चीज़ों में क्या होता है, टिकाऊ चीज़ को कोई नहीं देख रहा। टिकाऊ है उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि टिकाऊ कोई 10-20 साल तो रखनी नहीं है, क्योंकि 5-4 साल बाद में फिर नया वर्जन आ जाता है कोई चीज़ का। तो लोग ये देखते हैं कि ये भड़काऊ हो और दिखने में अच्छी हो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, जो भारतीय चीज़ें थी वो भारतीय बाजार में महंगी हो गई, और जो ब्रिटेन का बाजार था वहाँ पे भी महंगी हो गई। अब ब्रिटेन में ये पेन जब 102 रुपये में मिल रहा है तो भारत वाले को कौन खरीदेगा वहाँ पे? तो इससे क्या हुआ कि जब इंग्लैंड आया था भारत, देखो मुझे बीच में 1857 की क्रांति पढ़ानी पड़ी सिलेबस जल्दी कराने, वरना ये व्यापारिक नीतियाँ, शिक्षा नीति ये पूरी हो जाती तो सब चीज़ें समझ में आ जाती पहले ही। हाँ, इसमें क्या था, इनकी जो व्यापार के अंदर भारत वाली पे इन्होंने रखा लगभग जैसे 20 से 30% रखा, 20 से 30% रखा, और उन वाली पे रखा 2% से 3%।
अब जब भारत में पहली बार ये आए थे, ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज आए थे, तो बंगाल का जैसे सबसे पहले ये गए थे बंगाल वाले हिस्से में। कहाँ गए थे? बंगाल। और बंगाल में ये वस्तु खरीदते थे। भारत में वस्तु इन्होंने जो सबसे ज़्यादा खरीदी वो थी वस्त्र, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र। ये दो वस्त्र खरीदे इन्होंने। और बंगाल को संपन्न बनाने के पीछे भी रीजन कौन थे? शुरुआत में बंगाल इतना धनी क्यों बना? कभी प्रश्न आ जाए कि बंगाल इतना धनी क्यों बन गया था, उसके पीछे भी कारण अंग्रेज ही थे, अंग्रेज या विदेशी कंपनियां। क्योंकि ये यहाँ से कपड़ा खरीदते और यहाँ के कपड़े को कहाँ ले जाते? इंग्लैंड, और इंग्लैंड में बेचते। अब उस समय इंग्लैंड से जो लेके आते वो लेके आते थे सोना। अंग्रेज लेके आते थे भारत में सोना, और उस समय का दुनिया का ज़्यादातर सोना बंगाल में आने लग गया। बंगाल के अंदर ये वस्त्र उद्योग पनप गया बड़े स्तर पे। तो बंगाल में संपन्नता का कारण क्या था? खुद अंग्रेज ही थे। तो बंगाल को बनाया भी इन्होंने और बंगाल को ख़त्म भी इन्होंने किया। कभी प्रश्न आ जाए, बंगाल की संपन्नता का कारण भी अंग्रेज ही थे और बंगाल की बर्बादी का कारण भी अंग्रेज ही थे। तो संपन्नता क्यों थी कि जब प्रारंभ में इंग्लैंड जब एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, तो बंगाल के जो सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, उनको इंग्लैंड के बाज़ारों में लेके गए, जिससे यहाँ के वस्त्रों की ज़बरदस्त वहाँ डिमांड हुई, जिसके कारण यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिला। बदले में ये क्या लेके आते थे? सोना या बुलियंस। जितनी भी महंगी धातुएं होती हैं उनको कहते हैं बुलियंस। तो ये लेके आए, बुलियंस लेके आए। और उस समय बंगाल में जितना बाहर से जो चीज़ें आती थी उसका 2/3 हिस्सा सोना होता था। जितना भी व्यापार हुआ था उसका 2/3 हिस्से से तो सोना आता था। तो बंगाल बड़े स्तर पे संपन्न हो गया। अब लेकिन जैसे ही 1757 में अधिकार हुआ, उसके बाद में अब बंगाल का सारा जो धन था वो किसके अधिकार में आ गया? अंग्रेजों के अधिकार में। 1757 से 1765 तक तो इन्होंने क्या लिया? यहाँ के राजाओं से घूस लिया, चंदा लिया, उपहार लिया, ऐसे लूट की। और 1765 के बाद में कैसे लूट करना स्टार्ट कर दिया? द्वैध शासन के द्वारा। और द्वैध शासन के, अब द्वैध शासन में क्या हुआ? इनको राजस्व प्राप्त हो गया, क्योंकि राजस्व वसूली के अधिकार खुद ने ले लिए। अब राजस्व इनको यहां से मिला, इस राजस्व से ये क्या करते थे? इनको खरीदने लग गए। इससे इनका क्या फायदा हुआ? जो ब्रिटेन से सोना लेके आ रहे थे वो लाना बंद हो गया। तो भारत से उस समय पहली बार भारत से संपत्ति जाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो बंगाल की जितनी भी संपत्ति थी, अब देखो यहां से वस्त्र खरीद रहे और रुपए भी किसके? भारत के। तो भारत के रुपए से भारत की वस्तु खरीद के बाहर जाना स्टार्ट हो गई। इस कारण इंग्लैंड में धीरे धीरे पूंजी इकट्ठा स्टार्ट हो गई और भारत में गरीबी स्टार्ट हो गई। और ये इतना स्तर पे बढ़ गया कि वर्तमान में जो गरीबी है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरीबी है, जो सबसे ज़्यादा संपन्न था बंगाल के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ के जो साधन थे जितने भी। अब धीरे धीरे क्या किया, तो अब जो ये इनका सेंटर था इनको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे 17वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिक क्रांति हो गई। अब औद्योगिक क्रांति हो गई तो इंग्लैंड के बाजारों में भारत का सूती वस्त्र इस समय तक काफ़ी फैल चुका था। अब इन्होंने व्यापारिक नीतियां ऐसी अपनाई कि यदि अपन टैक्स ज़्यादा नहीं रखेंगे तो इंग्लैंड में फिर ये भारतीय माल बिकेगा। इसलिए इन्होंने भारतीय माल पे ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा दिया। इससे वहाँ पे महंगा होने पे भारत का माल बिकना वहाँ पे बंद हो जाता है। इस कारण भारत की जो इंडस्ट्री थी तो उद्योगों का भी पतन स्टार्ट हो गया। अब जो व्यापारी वर्ग था उनकी चीज़ें वहाँ नहीं बिकी तो व्यापारी वर्ग भी एक तरीके से बेरोजगार हो गया, उनके पास भी कुछ धंधा बचा नहीं। ऐसे ही उद्योग वाले हो गए, क्योंकि उद्योगों में क्या किया, भारत को किस रूप में बनाया उन्होंने? कच्चे माल को प्राप्त करने का केंद्र और तैयार माल को खपाने का केंद्र। अब तैयार माल को खपाने का केंद्र बना तो इस उद्योग में जो लोग लगे हुए थे वे भी बेरोजगार हो गए सारे के सारे, उनकी इंडस्ट्री भी एक तरीके से खत्म हो गई। तो उन्होंने ऐसी वाणिज्यिक नीतियां अपनाई जिसके कारण व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग सारे अंग्रेजों से नाखुश थे। इस कारण ये शामिल हुए थे सारे के सारे। देखो प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में पूछते हैं वो ज़्यादातर पूछते हैं आर्थिक वाणिज्यिक नीतियों पे, क्योंकि मुख्य परीक्षा लायक है। तो व्यापारी वर्ग में असंतोष क्यों था? क्योंकि आयात कर को कम कर दिया, आयात कर को कम कर दिया तथा निर्यात
शुल्क को बढ़ा दिया, निर्यात कर को बढ़ा दिया, जिससे विदेशों में भारतीय माल बिकना बंद हो गया। और माल बिकना जैसे ही बंद हुआ तो व्यापारी वर्ग का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। खतरे में। अब चूंकि इनका वजूद खत्म हो रहा था, इसलिए ये भी शामिल हो गए कि इनको भगाओ कैसे भी, और भगाओगे तो इनका वजूद वापस स्थापित हो जाएगा, तो व्यापारी वर्ग हो गया। ऐसे ही औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीति के कारण असंतोष। अब औद्योगिक नीति इनकी क्या थी कि भारत को एक ऐसा उपनिवेश बनाया जो इनके लिए तैयार माल को तो खपाने का केंद्र बन जाए और कच्चे माल प्रदान करने का केंद्र बन जाए। ऐसी नीतियां अपनाई। भारत को तैयार माल बेचने का एवं कच्चे माल प्राप्त करने का बाजार बना दिया। अब इसके कारण भी लोग दुखी थे। और चौथे नंबर पे थे जमींदार वर्ग। अब जमींदार वर्ग में असंतोष क्यों था? क्योंकि जमींदार वर्ग जो था, इनको राजाओं के समय अनेक लगान मुक्त भूमि मिलती थी। इनको राजाओं के समय लगान मुक्त भूमि मिलती थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले बेंटिंग के समय इनकी जो रियासतें थी, इनको जो बड़ा भूभाग मिला हुआ था, जागीरें मिली हुई थी, उनको छीन लिया। लगभग 20,000 जागीरें तो जो छोटी छोटी थी, एक क्लाउड कमीशन आया, इनाम कमीशन आया मुंबई में, उसी ने छीन ली। तो इसके कारण क्या था, ये जमींदार वर्ग जो बड़ा था वो सारा का सारा अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और जमींदारों का बड़ी हिस्सेदारी थी 1857 की क्रांति में। इनकी लगान मुक्त भूमिका अंग्रेजों ने छीन ली। लगान मुक्त भूमि को इनसे छीन ली गई। इनसे छीन ली गई और जैसे ही छीनी तो ये भी शामिल हो गया 1857 की क्रांति में। तो आर्थिक नीति में अपन कह सकते हैं कि इनकी आर्थिक नीति से समाज के जो विभिन्न वर्ग थे वो सभी नाखुश थे। उनमें कह सकते हैं किसान भी नाखुश थे, व्यापारी वर्ग भी था, इंडस्ट्री के लोग भी थे और जमींदार वर्ग सब नाखुश थे। और इस जो असंतोष था, इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की 1857 की क्रांति में शामिल होकर की। तो ये आर्थिक कारण हो गए। उसके बाद में इनके देखो सैनिक कारण। सैनिक कारण, अब देखो सबसे बड़ा विद्रोही किनका था? सैनिकों का था। सबसे बड़ा विद्रोह सैनिकों का था। अब देखो सैनिकों के विद्रोह का एक तो था तात्कालिक कारण। अब पीछे के कारण क्या थे? उनमें एक तो था डलहौजी के समय। डलहौजी के समय देखो अपन ने पहले पढ़ा था, एक एक्ट आया था डाक सुधार अधिनियम 1854। तो उसमें क्या किया कि प्रत्येक डाक पर 2 पैसे का टिकट अनिवार्य कर दिया था। आपको कहीं डाक भेजना है कहीं पे भी, तो उस पर 2 पैसे का टिकट आपको लगाना पड़ता था। ये प्रावधान कर दिया। अब इससे पहले क्या थे, 1854 से पहले जो सैनिक थे उनके लिए डाक फ्री थी। और जैसे ही 1854 में ये एक्ट आया तो सैनिक इनके खिलाफ विरोध करने लगे कि हमें ये सुविधा आज तक फ्री में मिल रही थी, अब पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो एक तो सैनिक इस कारण नाखुश थे। तो 1854 के डाकघर अधिनियम के कारण सैनिकों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा बंद हो गई।
मुफ्त डाक सुविधा बंद हो गई। इस कारण नाराज थे। तो पहला नाराजगी का कारण बना डाक सुधार अधिनियम 1854। इसी समय डलहौजी के समय एक आता है 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस पे भी प्रश्न पूछते हैं, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अब देखो उस समय क्या होता था, अपने देखा था 1824 में वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। सॉरी 1824 में हुआ था बैरकपुर छावनी में, और 1806 में हुआ था वेलोर में। 1806 में वेलोर में। अब देखो बैरकपुर में क्यों हुआ था कि इन सैनिकों को ब्रह्मा में भेज रहे थे, और ब्रह्मा में जैसे ही भेजा गया तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उस समय जो भारत के धार्मिक रीति रिवाज थे उसमें विदेश यात्रा को वर्जित किया गया था, और उसको कहते थे कलिवर्जे, कलिवर्जे या कलिवर्जे कहा जाता था उसको। और कलिवर्जे में क्या माना जाता था, यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो वह भ्रष्ट हो जाता है, अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, जाति से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए उसको वापस जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। इस कारण सैनिक विदेश यात्रा का विरोध करते थे। अब इस कारण विदेश यात्रा में नहीं जाते थे। उस समय जो बंगाल के अंदर इनका केंद्र होता था बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पे है? बैरकपुर छावनी बंगाल में थी। अब बैरकपुर छावनी में जितने भी सैनिक थे उसमें ज़्यादातर थे अवध के। बैरकपुर छावनी में बंगाल की सेना में जितने भी थे उनमें ज़्यादातर कौन थे? अवध के सैनिक थे। अवध का विलय कब कर लिया था? 1856 में। अब देखो जैसे इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, जो कोई नया भर्ती हो रहा था, नया सैनिक, उसे एक बॉन्ड भरवाते थे, उसमें ये लिखा रहता था कि मैं इस सेवा में शामिल हो रहा हूँ, मुझे सरकार जहाँ भेजेगी मैं वहाँ ड्यूटी करने जाऊँगा। ऐसे बॉन्ड पे हस्ताक्षर कर रहे थे ये लोग। अब इससे क्या हो गया कि यदि इनको विदेश भेजेंगे तो विदेश भी जाना पड़ेगा। अब देखो चूंकि अधिनियम तो नए लोगों के लिए था, तो पुराने ने क्यों विद्रोह किया? भाई ये शपथ पत्र भरवा रहे थे, वो नयों से भरवा रहे थे, पुरानों से। अब पुराणों ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि उस समय जो सैनिक भर्ती होते थे वो भी ज़्यादातर वंशानुगत थे। ये नहीं होगे तो इनके बेटे शामिल हो जाएंगे आगे, तो इनको पता था आज मेरे लिए तो लागू नहीं है, आगे मेरे बच्चों पे लागू होगा और वो भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने भी इस कारण भी इसके खिलाफ ये सैनिक हो गए। तो 1856 के सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, इसमें 2 लाइन लिख लो। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि नए भर्ती होने वाले सैनिकों को इस बात की शपथ लेनी होगी कि उन्हें सरकार कहीं पे भी या जहां सरकार को आवश्यकता होगी वहां पे ड्यूटी लगा देगी। तो ऐसा प्रावधान किया गया था इसमें। अब इसमें क्या हुआ, पुराने लोगों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि पद ज़्यादातर क्या होते थे? वंशानुगत होते थे। तो ये नहीं आएंगे तो इनके बेटे आएंगे और उनको उस प्रथा का सामना करना पड़ेगा। तो 2 मुख्य कारण थे, 1854 का डाकघर अधिनियम, और तीसरा एक और मुख्य कारण था इसमें, सेना में जितनी भी देखो सुविधा होती थी, सेना में पद, सुविधा हो और पदोन्नति हो, उसका आधार था नस्ल, इंडियन है या अंग्रेज लोग हैं, उसी के आधार पर जितना वेतन मिलेगा, कैसा आपकी पदोन्नति है, कैसी आपकी सुविधा है, उसी के अनुसार मिलेगी। भारत के लोग अधिकतम जा सकते थे सूबेदार तक, जिसको अपन राजस्थान पुलिस में एक तरीके से हेड कांस्टेबल कहते हैं ना, वहां तक जा सकता था अधिकतम। तो सेना में जितने भी पद थे, सेना में पद, सुविधा तथा पदोन्नति का आधार नस्ल था।
और ये तो कॉर्नवालिस के समय से ही फिक्स कर दिया था कि भारतीयों को उच्च पदों पे जाने से रोकना है। तो भारतीयों को ऊंचे पद भी नहीं दिए जाते थे, ज़्यादा सुविधा भी नहीं दी जाती थी और पदोन्नति भी नहीं दी जाती थी, यानी प्रमोशन भी कम दिए जाते थे। इस भेदभाव के खिलाफ इस भेदभाव के खिलाफ सेना में बड़ा असंतोष था। इसमें नेक्स्ट लाइन लिख लो, इस भेदभाव के खिलाफ सेना में बड़ा असंतोष था। इस भेदभाव के खिलाफ सेना में बड़ा असंतोष था और ये वास्तविकता है। यदि एक ही सर्विस आप करते हो और उसी में जैसे सेम डिपार्टमेंट हैं, कार्य एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वेतन का भी अंतर होता है, तो कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं आपस में एक दूसरे के कारण। इसी कारण तो वर्तमान वाले ग्रेड पे में जो वेतन आएगा उसमें ग्रेड पे सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पहले ग्रेड पे पूछते थे कितना है तेरा, किसी का अब जैसे क्या है अधिकारियों के बहुत कम होते हैं, अब RS में 3600 ग्रेड पे की भी है सेवाएँ, 4200 की भी है, 3600 से लेके 5400 तक हैं। अब ये मान लो इनसे सैलरी कितनी बनती है, आप ये मान लो इनका लगभग 12 गुना कर लिया करो, इतनी एक सैलरी मिलती है वर्तमान में 2 साल बाद में। जितनी ग्रेड पे का होता है उससे 10-12 गुना बनती है कुल मिला के सैलरी। इसमें कई चीज़ें जुड़ के फिर बनती हैं। अब लेकिन उसी समय क्या होता है, जैसे एक कॉलेज का आदमी है उसका 6000 होता है शुरुआत, और 4 साल पे ये 7000 पे पहुंच जाता है। और इधर जैसे आप देखोगे तहसीलदार होता है शुरुआत में, नायब तहसीलदार लगाते हैं, वो 4200 का रहता है। वो जब 4800 में आता है ये 7000 पे। अब ये वहाँ पे तो पावर रखता है, लेकिन जैसे ही बात चलती है ग्रेड पे की तो ये बेचारा नीचे देखने लगता है। इससे बड़े असंतोष होता है, क्योंकि लोग नौकरी का आंकलन ग्रेड पे से भी करते हैं, कैसी आपकी सर्विस उससे भी तय होता है। तो पदोन्नति ये लोगों में क्या है, हतोत्साहित करती हैं। तो भारतीय सैनिकों के लिए तो काफ़ी था ये असंतोष, क्योंकि कोई जीवन भर अंग्रेजों के लिए काम करता है फिर भी वो हेड कांस्टेबल तक जाए तो बड़ा असंतोष होता था। तो सैनिक कारण ये थे मुख्य कारण, और एक मुख्य कारण फिर बना तात्कालिक कारण, वो भी सैनिक कारण था। छठा बना तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या था, अभी तक जो इनके पास राइफल थी वो थी ब्राउन बेस। अभी तक राइफल जो काम में ले रहे थे वो थी ब्राउन बेस। अब इसी समय नई राइफल लेके आ गई है एनफील्ड। ये नई राइफल आई। अब इसमें दिक्कत क्या थी, ब्राउन फील्ड की बजाय ये आधुनिक थी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, इसके अंदर कारतूस जो काम में लिया जाता था, बारूद या कारतूस काम में लिया जाता था। अब जैसे इसका जो पीछे का हिस्सा होता था उसको खोलने के लिए क्या होता था, उसमें कारतूस को डालना पड़ता था। उससे पहले क्या करना पड़ता था, कारतूस के जो ऊपरी हिस्सा था उसको मुंह से खोल के फिर उसके अंदर डालते थे, बंदूक जो राइफल थी। अब उस कारतूस में कहा गया कि ऊपरी हिस्सा सुअर और गाय का बना है। अब इससे क्या हो गए, जो भारत के जो सैनिक थे उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों का प्रयास है भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करना, इसलिए उन्होंने सोचा कि राइफल इसलिए लाई है ताकि इनका धर्म भ्रष्ट किया जा सके। ये बात फैल गई कि कंपनी औरंगजेब की भूमिका में आ रही है और वो वापस भारत का ईसाईकरण करना, इस्लामीकरण करना चाह रही है। तो सैनिकों ने कहा कि यदि वो औरंगजेब की भूमिका में है तो हम भी शिवाजी की भूमिका में उतरते हैं, और यही कारण फिर बन जाता है तात्कालिक कारण। तो इसमें ये लिख लो कि ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को काम में लिया जाना, ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लिए जाने के कारण सैनिकों ने इसे धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास समझा। सैनिकों ने इसे धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास समझा। इसमें लिखो, इसमें कारतूस के ऊपरी हिस्से को मुंह से काटना पड़ता था। इसमें कारतूस के ऊपरी हिस्से को मुंह से काटना पड़ता था।
ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना निश्चित हुआ। अब इस राइफल के कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था। इसी में नेक्स्ट लिखो कि इसी समय यह अफवाह फैल गई, इस समय यह अफवाह फैल गई कि कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने हैं। इसी समय यह अफवाह फैल गई कि कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए हैं। सैनिकों में यह भावना हो गई, सैनिकों में यह भावना फैल गई कि कारतूसों का प्रयोग धर्म भ्रष्ट करने हेतु किया गया है। सैनिकों में यह भावना फैल गई कि कारतूसों का प्रयोग धर्म भ्रष्ट करने हेतु किया गया है। अब देखो युद्ध शुरू हो जाता है, फिर चारों तरफ भारत के अनेक जगह पे शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद में अपन विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ उसको बाद में लेते हैं। इसका स्वरूप को लेकर क्या बात है। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। स्वरूप का मतलब देखो इतिहासकारों में क्या है कि वास्तव में इसको माना क्या जाए। ये विद्रोह हुआ, ये सैनिकों ने किया या फिर किसानों ने किया या जमींदारों ने किया, या हिंदुओं ने किया या मुस्लिमों ने किया, राजाओं ने किया या किसानों ने किया, जनजातियों ने किया, किसने किया और क्यों किया, तो सब में अलग अलग कारण हैं। अंग्रेज कहते हैं ये कारण था, जो तात्कालिक कारण है ये कारण है, बाकी हमारे शासन के खिलाफ तो भारतीय हुए ही नहीं, क्योंकि हमारा जो शासन है वो तो न्यायप्रियता पे आधारित शासन है और उसमें तो इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हमने तो भारत की जनता के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो जो मूल कारण है वो था सैनिक असंतोष, और सैनिक असंतोष भी था एनफील्ड राइफल वाला, और कोई कारण नहीं है। फिर उसके बाद में इसके स्वरूप को लेकर भारत और जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं ब्रिटेन के, उसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं सैनिक विद्रोह है, कोई कहता नहीं ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। ऐसा पहली बार कहा वीर सावरकर ने 1908 के आसपास। वीर सावरकर ने पहली बार कहा कि ये क्या था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और उनका लिखने का उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए प्रेरित हों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सफल हो जाएं। लोगों में ये डर निकल जाए कि पहले भी लोगों ने लड़ा है, बहुत बड़ा विद्रोह किया है, इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने अपनी अनेक नीतियां बंद कर दी हैं। और भारत के पक्ष में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट जैसे ही किए तो ये बताया कि अपने से पहले काफ़ी समय पहले ऐसे हुआ है, अपन तो उस आंदोलन को केवल आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ही कहा वीर सावरकर ने, तो उसके बाद एक और व्यक्ति आ गए, अशोक मेहता। उन्होंने भी कहा कि ये क्या था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। लेकिन जो सबसे पहले स्वरूप की व्याख्या की वो था सर सैयद अहमद खां। कौन था, एक व्यक्ति था सर सैयद अहमद खां, और 1857 की क्रांति की तुरंत बाद उसने लिखा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। और सर सैयद अहमद क्या थे, जो अंग्रेज मुस्लिमों के लिए जो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो आधुनिकीकरण का प्रयास किया वो थे सर सैयद अहमद खां। ये अपन लिखाएंगे सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम सुधार आंदोलन आएगा उसमें देखेंगे। ये क्या थे, पहले कंपनी के अंदर एक जज थे दिल्ली के अंतर्गत। 1857 की क्रांति के बाद ये खुलकर आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज ये कहते थे कि हिंदू सही है, हिंदू सही है। और 1857 की क्रांति में क्या थी, मुस्लिमों का काफ़ी योगदान रहा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो मुस्लिम तो और भी खराब है। लेकिन उसी समय सर अहमद खां जानते थे कि ये आरोप लगाना गलत है, समाज का पिछड़ेपन इसके पीछे मुख्य रीजन है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कई सुधार किए। कुरान की जो धार्मिक व्याख्या थी, जो मूल रूप था, उसके आधार पर शिक्षा की वकालत इन्होंने की। तो इसके आधार पे इन्होंने पहली बार लिखा 1857 की क्रांति का स्वरूप। और स्वरूप क्या बताया, सैनिक विद्रोह। तो इसमें स्वरूप को लेकर लिखो किस किस ने क्या कहा। तो देखो व्यक्ति था सर सैयद अहमद खां।
इसने क्या बताया इसको? सैनिक विद्रोह। और इसी में लिख लो, ये पहले व्यक्ति थे जिसने 1857 की क्रांति के स्वरूप पे लिखा। जिसने 1857 की क्रांति के स्वरूप को बताया। और 1857 की क्रांति के तुरंत बाद इन्होंने लिख दिया था, बाकी लोगों ने तो किसी ने 50 साल, किसी ने 100 साल बाद में कहा। तो पहला व्यक्ति था सर सैयद अहमद खां। उसी समय अंग्रेज थे कुछ लोग, उन्होंने भी इसको सैनिक विद्रोह माना है। अब वो सैनिक विद्रोह इसको सिद्ध भी करते हैं। इसके लिए किसको दोषी ठहरा देंगे? जो तात्कालिक कारण अपने पड़ा है वो मूल कारण था। तो ऐसे व्यक्ति थे सीले, लॉरेंस और ट्रेवेलियन। सीले, लॉरेंस और ट्रेवेलियन, ये इन्होंने कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह था। कुछ समय बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था डिज़रेली। डिज़रेली ने कहा ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो पहला व्यक्ति था जिसने राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया था कि ये, उसी समय सारे इतिहासकार इंग्लैंड के जो थे वो कह रहे थे कि नहीं ये तो छोटे स्तर पे हुआ, कोई बड़ा नहीं था, ये भारत का था ही नहीं, भारत के लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, लड़ना कैसे जानते हैं, राष्ट्रीयता क्या होती है, तो भारत के लोग ये जानते भी नहीं हैं। तो लेकिन पहली बार ब्रिटेन के किसी व्यक्ति ने माना था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। फिर बाद में ये प्रधानमंत्री भी बनता है डिज़रेली। अब देखो, उसके बाद में जब प्रखर इनके जो इतिहासकार हैं, जो धर्मांध थे एक तरीके से, वो आते हैं और वो आरोप लगाते हैं। पर इसमें अपन देख लेते हैं वीर सावरकर और एक व्यक्ति था अशोक मेहता। इन दोनों ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। तो वीर सावरकर और अशोक मेहता ने इसको बताया भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। वीर सावरकर ने इसको बताया 1908 के आसपास। 1908 के आसपास। और उन्होंने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। अब देखो, जो फैक्चुअल पर्सन होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, उनमें तो इस पे मिलान कराता है कौन व्यक्ति ने क्या कहा। सीधा दे देता है निम्नलिखित में से सैनिक विद्रोह इनमें कौन मानता है, तो ऑप्शन दे देगा सीले, लॉरेंस और ट्रेवेलियन। ऐसा कह देगा सैनिक विद्रोह कौन नहीं मानता। 3 ये दे दिए, 1 इसका दे दिया। ये आपस में जो युग में मिलान करवा लेते हैं। या मुख्य परीक्षा में प्रश्न क्या आते हैं? डिज़रेली के मतानुसार 1857 का संग्रह राष्ट्रीय विद्रोह था, इतना दे देंगे, फिर सिद्ध करवाते हैं उसमें। या ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्या ये वास्तव में भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, सिद्ध कीजिए। अब अपने को इसमें पक्ष विपक्ष लेके चलने पड़ते हैं। एक बार तो अपन इन्हीं पे डिस्कशन करते हैं, फिर करेंगे इनके बड़े प्रश्नों पे। अब देखो, E.R. रिज था एक, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार था। इसने कहा धर्मांधों के विरुद्ध जो असभ्य लोग हैं, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। भारतीयों को क्या कहा इन्होंने? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह। E.R. रिज। इसने कहा जो धर्मांध लोग हैं भारत के, हिंदू और मुस्लिम,
इन्होंने किया है ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह किया। ये न तो कोई सैनिक है न कोई राष्ट्रीय था, ये तो वास्तव में हिंदू और मुस्लिम मिले और उन लोगों ने कहा कि इनको बाहर निकालो क्योंकि अपने ऊपर ईसाई लोग क्यों शासन कर रहे हैं। फिर इसने सिद्ध किया कि जैसे अपनी मिशनरीज गई, अपने जो धार्मिक नियोग्यता कानून 56 पारित किया, इसके कारण ये खिलाफ हुए हैं। इसका अपने को वापस लिखना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अनेक कारण थे जिसमें अपन बता देंगे। जो राजनीतिक वर्ग थे वो इसलिए शामिल हुए, सैनिक इस कारण शामिल हुए थे, जमींदार ये कारण थे। अलग अलग कारण बताने होते हैं कि इसमें मिलने के अनेक कारण थे। ऐसा कहना ये इनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति की वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं करता, क्योंकि वास्तव में ये क्या था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। E.R. रिज ने कह दिया, ये लिख लिया क्या? तो देखो पहला व्यक्ति कौन था, सर सैयद अहमद का। इसने क्या बताया कि सैनिक विद्रोह था, सबसे पहली बार इसने लिखा, और ये 1857 की क्रांति के तुरंत बाद इसने बता दिया था। उसके बाद में व्यक्ति आते हैं सीले, लॉरेंस और ट्रेवेलियन। इन्होंने कहा ये एक है सैनिक विद्रोह है। उसके बाद में वहाँ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कालांतर में बना डिजरेली, उन्होंने कहा राष्ट्रीय विद्रोह। इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछते हैं। वीर सावरकर और अशोक मेहता ने इसे बताया भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताने वाला पहला व्यक्ति था, ये भी प्रश्न पूछते हैं। वीर सावरकर 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताने वाला भारत का पहला व्यक्ति था। इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा था कि ये स्वतंत्रता आंदोलन है। तो इसमें लिख लो, वीर सावरकर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताने वाला पहला व्यक्ति था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहने वाला पहला व्यक्ति था। चले आगे। उसके बाद में आता है T.R. होम्स। T.R. होम्स T.R. होम्स ने कहा यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। अंग्रेज लोग सभ्य थे और उधर जंगली लोग थे भारतीय। सभ्यता तथा बर्बरता का संघर्ष था। तो ये कहा T.R. होम्स ने, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। आज तो अपन भले ही आधुनिक बन गए, मॉडर्न बन गए, उस समय तो अपने को बर्बरी कहते थे सभी को। और कौन से विशेषण काम में लेते थे अपने लिए? कुत्ते, सुअर, जंगली, आलसी, दुनिया के सबसे भ्रष्ट, और अपनी तुलना इनसे करते थे। किसी हर होटल के बाहर लिखा होता था कुत्ते और भारतीयों का यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। उस समय अपनी इतनी हैसियत मानते थे वो। सुअर से भी तुलना करते थे, जंगली कहते थे, आलसी कहते थे। आलसी और भ्रष्ट तो 1793 में ही सिद्ध कर दिया था। किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने। इसलिए कहा ये उच्च पदों पे इनको मत भेजो कभी भी, वरना ये आलसी रहते हैं, और यदि चले भी गए, आलसी भी नहीं रहे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको उच्च पदों पे रहने दिया जाए। जबकि रखने का उद्देश्य क्या था कि उच्च पदों पे अंग्रेजों का अधिकार बना रहे, उसके लिए आधार ये था। फिर इन्होंने कहा कि जो बर्बर लोग हैं भारत के, हिंदू लोग तो क्या है, बर्बर हैं, और मुस्लिम हैं जो कट्टर हैं और निर्दयी हैं। तो उसने ये सिद्ध किया। उसके बाद में आया शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी ने कहा कि ये नागरिक विद्रोह था या नागरिक उपद्रव था। नागरिक उपद्रव, नागरिक उपद्रव था, ये कहा शशि भूषण चौधरी ने। इसके बाद दो व्यक्ति और बचते हैं, आउट्रम और टेलर। आउट्रम और टेलर। आउट्रम और टेलर ने कहा अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है।
वर्तमान में जिस मत को सबसे ज़्यादा मानते हैं कई इतिहासकार, वो है आरसी मजूमदार का कथन। सबसे विस्तृत इसने लिखा है 1857 की क्रांति पे, आरसी मजूमदार। देखो, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो व्यक्तियों को बुलाया, आरसी मजूमदार और दूसरा व्यक्ति था तारानाथ। ये दो इतिहासकार थे, इनको बुलाता है कि आप भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उस पर एक इतिहास लिखना है आपको। अब आरसी मजूमदार उस समय इतिहास लिख के लेके गया 1954 में, और वो ले जाके इतिहास देता है। उस इतिहास को जवाहरलाल नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। ऐसा कहते हैं, अब सत्यता क्या है वो तो भगवान ही जाने, कि आरसी मजूमदार ने, इसने ये पहले कह दिया था मैं इतिहास को इतिहास के नज़रिए से लिखूंगा, इतिहास को विजेता के नज़रिए से नहीं लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके अधिकार में सत्ता है तो आप जैसा कहोगे वैसा मैं नहीं लिखूंगा। इसलिए क्या हुआ, इसके इतिहास को रिजेक्ट कर दिया, फिर बुलाया तारानाथ को। और इनको फिर ऐसा इतिहासकार कहते हैं कई लोग कि इनको निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा नेहरू जी का योगदान दिखाना है, नेहरू और गांधी का, और सबको गायब कर दो। सत्यता क्या है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं जिसमें इसको ढूंढ सके। फिर उसके बाद में इस कारण क्या हुआ, जो कई नेता थे जैसे पटेल था, सुभाष चंद्र बोस था, राजगोपालाचारी थे, इनका जो योगदान था एक तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में गायब हो गया। और 1885 के बाद ऐसा लगता है जो कुछ हुआ देश में वो किसके नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस यदि कुछ नहीं करती तो भारत को स्वतंत्रता कभी नहीं मिलती, ऐसा पूरा योगदान हो गया। और गांधी जी पे इतनी बुक्स आ गई जितनी बाकी सब चीज़ों पे बुक्स, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओ गांधी जी पे हजार हजार बुक्स मिल जाएंगी आपको। इतना तो गांधी जी ने खुद ने भी नहीं दिया होगा बेचारे ने। यदि अब गांधी जी यदि ऊपर बैठे बैठे देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे ये भगवान इतना ज्ञान तो मैंने ही नहीं दिया था, कहाँ लिख दिया लोगों ने। कई चीज़ें होती है, किताब लिखने के पीछे कई छुपे हुए पक्ष होते हैं। देखो आजकल तो ज़्यादातर लोग तो चापलूसी के कारण लिखने लगे, पार्टियों को खुश करने के लिए। कोई ले जाके लिख देगा, लो साहब दीनदयाल पे ये बात थी, आपको तो पता ही नहीं था इतने दिन। फिर कहते हैं देखो साहब मैं था पढ़ा लिखा, मुझे तो पता था, कोई ना कोई पद तो दिला दो। ठीक है, तेरे को जयपुर पोस्टिंग करवा देते हैं, 5 साल चिपका रहेगा, फिर 5 साल, एक बुक्स लिख दी, 5 साल निकल गए। हाँ, तो आरसी मजूमदार ने फिर लिखा और उसने कहा, सब चीज़ों को कह दिया उसने कि ये न तो कोई प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, न कोई स्वतंत्रता आंदोलन था प्रथम, और न ये राष्ट्रीय भी नहीं था। पहली बात तो कह दी कोई प्रथम नहीं था, दूसरी बात कह दी कि न ये राष्ट्रीय था, और तीसरी बात कह दी कि स्वतंत्रता आंदोलन भी नहीं था, तीनों ही नहीं था। ये तो जो अभी तक अनेक विद्रोह होते आ रहे थे इनकी कड़ी थी, और अनेक जो कारण थे उनके कारण सब लोग मिल गए, इससे ये विद्रोह हुआ है। ऐसा कोई इनका आदर्श नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, क्योंकि राष्ट्रीयता का भाव उस समय भारत में पनपा ही नहीं था, या राष्ट्रवाद का भाव पनपा ही नहीं था, क्योंकि राष्ट्रवाद भारत में लगभग शुरू होता है 1850 के बाद। ये शताब्दी कौन सी है, 19वीं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अपने देश के अंदर क्या शुरू होती है, राष्ट्रवाद। तो इसलिए उन्होंने कहा जब राष्ट्रवाद था ही नहीं तो राष्ट्र प्रेम कहाँ से आएगा। दूसरी बात इन्होंने कह दिया कि उत्तर भारत के 10-12 जगह पे विद्रोह हो गया, उसको आप राष्ट्रीय कैसे कह सकते हो। फिर उन्होंने कहा स्वतंत्रता आंदोलन था ही नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं था कि हमें स्वतंत्र होना है। जो लोग शामिल हुए वो तो सब अपने अपने स्वार्थों के कारण शामिल हुए थे। भले ही आप रियासतों को देख लो, कहीं किन्हीं भी शासक को देख लो, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं, न कि स्वतंत्रता के विचार को लेकर। और ज़्यादातर वास्तविकता यही है। तो इन्होंने कहा न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता आंदोलन था, क्योंकि इसने स्वतंत्र रूप से अपना इतिहास लिखा है, न स्वतंत्रता आंदोलन था ये। तो इसी को प्रश्न को पूछते हैं, काफ़ी बार पूछ चुके हैं इस प्रश्न को मुख्य परीक्षा में, कि न तो ये प्रथम था, न ये राष्ट्रीय था, न ये स्वतंत्रता आंदोलन था, तो आपकी नज़र में ये क्या था। तो अपने को इसका भी कटाक्ष करना है, इसको भी नहीं कहना कि ये भी नहीं था, तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो
अब इसमें तीनों चीज़ें हैं, जैसे प्रश्न आ गया, ये आ गए, तो अपने को देखना है, तीनों चीज़ देखना है। पहली बात तो ये बतानी है, न तो ये प्रथम था। अब सिद्ध करना है कैसे, तो इसने ये सिद्ध किया है, अपने को ये लिखना है, आर.सी. मजूमदार का मत है कि यह न तो प्रथम था। इसमें बताना है कैसे कि इससे पूर्व भी भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, उन्हीं विद्रोह की ये अगली कड़ी थी। कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में कोई ऐसा विद्रोह हुआ था, इससे पहले भी भारत में विद्रोह हो चुके थे। तो अपन कैसे, तो मजूमदार ने कहा कि यह न तो प्रथम था। दूसरा, न राष्ट्रीय था, ये कोई राष्ट्रीय नहीं था, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फैला, और उसके आधार पे आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये पूरे भारत में फैला था। तो इसको आप राष्ट्रीय भी नहीं कह सकते, क्योंकि नर्मदा नदी का जो दक्षिण का भाग है, नर्मदा लगभग अपन देखते हैं जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा है, तो उसके नीचे तो बिल्कुल भी भारत में एक भी विद्रोह नहीं हुआ। पंजाब में नहीं हुआ, कश्मीर में नहीं हुआ, बंगाल के आगे नहीं हुआ, कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो आप इसको राष्ट्रीय कैसे कह सकते हो, जब देश के एक केवल उत्तरी भारत में फैलने को ही आप राष्ट्रीय कह सकते हो क्या इसको? दूसरा कहा, न ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन था। कैसे नहीं था? क्योंकि भारत में स्वतंत्रता उस समय कोई विचार ही नहीं था। न कोई राष्ट्रवाद था उस समय, राष्ट्रवाद था भी तो वह प्रारंभिक अवस्था में था। कैसी अवस्था में था? प्रारंभिक के अंदर। तो उस प्रारंभिक राष्ट्रवाद से यदि कोई स्वतंत्रता का विचार कभी प्रेरित हो ही नहीं सकता। तो मुख्य परीक्षा में जब आता है, इसको अपन बाद में देखेंगे, पर ये देखो अपने को ये पता होना चाहिए कैसा कहा, न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। तो फिर अपने को बताना है कि यह जो इनका मत है, यह स्वतंत्रता आंदोलन के केवल एकाकी स्वरूप को प्रकट करता है। फिर अपने को बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रथम ही था। कैसे? क्योंकि पहली बार भारत के इतने बड़े विशाल भूभाग पे विद्रोह हुआ, जिसके अंतर्गत किसान भी थे, जमींदार भी थे, सैनिक भी थे, मजदूर भी थे, जनजाति के लोग भी थे, व्यापारी वर्ग भी था, है ना। तो सभी लोग शामिल थे। तो प्रथम तो था ही। हाँ, हो सकता है कि इसका स्वरूप बड़े क्षेत्र पे नहीं फैला हो। और दूसरा, किसी भी क्रांति या आंदोलन की आप आकलन इस आधार पे नहीं कह सकते कि वो कितने क्षेत्र में फैला है। यदि हो सकता है कोई छोटा भी विद्रोह हो गया हो, लेकिन हो सकता है वो पूरे देश के अंदर फैल गया हो। यदि अपन शेष विश्व की क्रांतियां भी देखें, आंदोलन देखें, तो वहां पे भी पूरा राष्ट्र तो कहीं पे भी नहीं फैला था। भले आप अमेरिका का देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो राष्ट्रीय स्तर पे तो वहां पे भी नहीं फैला था। तो आप उनको भी क्या नहीं कह सकते, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कह सकते, उसके आधार पे तो उनको भी नहीं कह सकते। तो देखा यह जाना चाहिए कि कितना दूर तक फैला है, उसकी बजाय ये देखना चाहिए उसकी गहनता कितनी थी। ऐसे ही स्वतंत्रता थी या नहीं, कि यदि स्वतंत्रता का विचार ही नहीं होता तो इतने लोग आपस में जुड़ ही नहीं सकते थे। जिन लोगों के पास संचार के साधन नहीं थे, वहाँ से इतने क्षेत्र के लोग अपन देखेंगे कहाँ कहाँ के शामिल हुए। यदि स्वतंत्रता का भाव नहीं होता तो इतने लोग आपस में मिल ही नहीं सकते थे। अपन कह सकते हैं वर्तमान में जो स्वतंत्रता है, भले ही वैसा विचार नहीं हो, लेकिन तत्कालीन संदर्भ में जो स्वतंत्रता थी वो उन लोगों में जरूर थी, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जरूर थी। तो ये अपने को सिद्ध करना होता है इनके स्वरूप को लेके।